आप लोगों को पता है संस्कृत में निबंध और पत्र लिखने के लिए 15 नंबर का आता है। वही संस्कृत का निबंध और पत्र कुछ अलग ढंग से, अलग तरीका से हम आप लोगों के सामने पेश किए हैं, जिसका सॉल्यूशन आप अगर देख लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। चलिए हम लेट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने लिखा है यहाँ पे भारत देश पर निबंध। भारत देश पे जो है निबंध हमने लिखा है कि भारत देश है क्या। तो हम लोगों को पता है कि हम अगर हिंदी में आए तो आराम से लिख सकते हैं। तो हिंदी में जब हम लिख सकते हैं तो संस्कृत को भी अच्छा से हम लोग लिख सकते हैं। संस्कृत में भी हार्ड नहीं होता है, ज्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं होता है। लेकिन कितना बच्चा होता है ना, संस्कृत को देखकर घबरा जाते हैं और नहीं समझ पाते हैं कि हाँ हम संस्कृत में किस तरह से लिखे और कैसे लिखे। तो उन्हीं बच्चों के लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिसको लिखने आता है उसके लिए भी अच्छा है, उसको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा, आराम से बना लेगा। जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसे देखो ये बहुत आसान होता है, जो जिसको हिंदी अच्छा से लिखने आता है उसको संस्कृत लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि हमको पता है कि भारत देश पर हमको निबंध लिखना है, तो भारत देश पर निबंध लिखना है तो अस्माकं देशस्य प्राचीन नाम भारत वर्तते, मतलब हमारा देश का जो प्राचीन नाम जो है भारत है। हम लोग जान रहे हैं तो वही तो लिखे हैं, अस्माकं देशस्य प्राचीन नाम भारत वर्तते, हमारा देश का भारत पर पुराना नाम भारत है। तो आप इसको अगर हिंदी में बोलेगा तो आप इस तरह से ही लिखोगे। तो वही चीज यहाँ और उसमें भी है। अब देखो, समीपित अस्य हिंदुस्तान यदि हिंद इंडिया यद्यपि, मतलब हमारा देश का पुराना नाम जो का चीज है हिंदुस्तान था, हिंद है, इंडिया है, मतलब आर्यवर्त है। तो ये सब जो है इसका नाम लिखना है। तो बहुत आसान है, जैसे आप हिंदी में लिखते हो इसी तरह इसको भी लिखोगे। अस्य पूर्व दिशाय वर्मा म्यांमार देश अस्ति, मतलब कि हमारे भारत का पूर्व में वर्मा जिस देश नाम है, जिसको अभी हम म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो म्यांमार देश है, पूर्व में म्यांमार देश है। इसका चौहद्दी बताया जा रहा है कि हाँ पूर्व में म्यांमार है। उसके बाद देखो, दक्षिण देशाय श्रीलंका अस्ति, तो दक्षिण में जो है पूर्व में म्यांमार हो गया हमारा, दक्षिण में श्रीलंका हो गया। तो इसी तरह से हमको उसमें भी हिंदी में भी लिखते हैं, इसको भी लिखेंगे। और देखो यहाँ पश्चिम देशाय अफगानिस्तान या पाकिस्तान वर्तते, मतलब पश्चिम दिशा में पाकिस्तान या अफगानिस्तान है। उसके बाद देखो उत्तर दिशाय च हिमालय पर्वत अस्ति, मतलब उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। और नहीं तो आप कह सकते हो कि नेपाल भी है। तो वही चीज तो लिखना है। च का मतलब होता है और। तो अब आता आसान है कि नहीं है, आराम से बना सकते हैं। उसके बाद है अस्माकं देश संसार देशसु अस्ति पुराणतः देश अस्ति, मतलब कि हमारा देश पूरा देश के, पूरा संसार, पूरा विश्व में सबसे पुराना देश के पुरातन देश है, सबसे पुराना देश के अंतर्गत गिना जाता है, बहुत पुराना देश है। उसके बाद देखो क्यों, क्योंकि देखो हमारा रामायण महाभारत ये सब जो है बहुत पुराना है। कोई देश का जन्म ही नहीं हुआ था जब का हमारा भारत का रामायण है, महाभारत है। और बहुत बहुत मतलब कि इतिहास, अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, रणवेद, मतलब बहुत सारा है जो बहुत पुराना पुराना है। अब यहाँ पे देखो, इत एवं संसारे सर्वत्र सभ्यता प्रचार भुव अस्म्यक महिमा वर्षणीय अस्ति, अस्य गौरवम अतुलनीयम अस्ति, मतलब कि हमारा जो है सभ्यता है संसार में बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा इसको माना जाता है। हमारा सभ्यता को बहुत मान्यता मिला है, तो प्राचीन में बहुत ज्यादा मान्यता है। उसके बाद हमारा जो है हमको गर्व महसूस होता है, गर्व, हम घमंड करते हैं कि नहीं मेरा जो देश है बहुत महान देश है। ऐसा देश जो है सभी के नसीब नहीं होते हैं, बहुत पुण्य के है। तो हमको भारत देश नसीब हुआ है, भारत जैसे देश में नसीब हुआ है। तो यहाँ पे आपको गर्व की बात, गर्व महसूस करना चाहिए कि हम भारत माँ के संतान हैं, भारत माता के भूमि पे जन्म लिए हैं। ये सब चीजें आपको गर्व होना चाहिए। जैसे कि आपको 10th क्लास में भारत महिमा, भारतीय संस्कार दोनों पढ़ना है, जो कि इसी के हिसाब से भारतीय महिमा भी है और भारतीय संस्कार जो संस्कृत में हम लोगों के चैप्टर में भी, बुक में भी पढ़ना है।
चलिए अब आगे हम अब निबंध की ओर बात करते हैं। तो मान लो अब निबंध पे जाने से पहले हम इसी को फिर से थोड़ा सा अच्छा से कवर कर लेते हैं। जैसे देखो, अगर मान लो हम लोगों को हिंदी में बोले तो किस तरह से लिखेंगे? तो हिंदी में बोलेगा तो लिखेंगे अस्मभ्य देश प्राचीन नाम भारत वर्तते, तो हम लिखेंगे हमारा देश का पुराना नाम भारत है। और मैं हम जो है इसका उससे भी और भी सारे नाम है, जैसे हिंदुस्तान हो गया, आर्यवर्त हो गया, हिंद हो गया, इंडिया हो गया, मतलब ये सब जो पुराना नाम है। तो इसी तरह से हम इसको संस्कृत में भी अनुवाद कर लेंगे और संस्कृत भी अनुवाद आप लोग कर सकते हो, बशर्ते मात्रा थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे यहाँ पे देखो पर्ची लिखेंगे तो पर्चीनम का मात्रा हो गया। तो मात्रा आप एक सिंपल ट्रिक बताते हैं, आप बताइएगा मत किसी से, सिर्फ आप समझिएगा। जो जिसको मात्रा म या बिंदु, देखो वर्मा या हिमालय, मतलब जो भी है वर्तते, आप इसको अगर सही से देशा जब जिसको डालने आ गया, सही से समझने आ गया, उसको 100% कहते हैं। उसका 100 में से 80 मार्क्स कंफर्म है कि 100 में से 80 नंबर संस्कृत में आराम से उठाएगा। बस इसको थोड़ा सा समझना है। आप लोगों को इसी वीडियो के अंतर्गत हम कहानी भी बताएंगे, कहानी भी समझाएंगे, और चैप्टर का कहानी आपको इसी वीडियो के अंतर्गत मिलेगा। उससे पहले हम लोग एक संस्कृत पत्र की ओर ध्यान देते हैं। तो संस्कृत पत्र की ओर यहाँ पे देखो, हमने संस्कृत पत्र में लिखा है प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखा है। तो चाहे प्रधानाध्यापक के पास पत्र हो या कोई किसी के भी पास पत्र हो, तो लिखा सेम वैसे ही जाएगा, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है सेम। तब तक हम यहाँ पे देखते हैं। देखो प्रधानाध्यापक के पास लिखना है, तो हिंदी में भी तो हम लिखते हैं सेवा में। तो जब हम हिंदी में सेवा में लिखते हैं तो इसमें सेवाएं, अब बताओ उसी को तो किया गया है। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज लीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, तो सेम वही नजर आएगा आपको। तब सेवायम हो गया। अब बताओ हिंदी में हम लोग सी लिखते हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक चार्य या प्रधानाध्यापक महोदय, तो सेम तो वही लिखे हैं से प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय, सेम है। उसके बाद हम लोग हिंदी में भी लिखते हैं उच्चीकृत विद्यालय, जो विद्यालय है वो, मान लो कि मेरा यहाँ पे मनेर पटना है तो हमने मनेर पटना डाल दिया। आप लोग भी तो वही लिखोगे ना, मनेर पटना, जो भी आपका जो शहर का नाम है, जो विद्यालय का नाम है, तो वही तो है। उसके बाद देखो विषय, विषय अवकाशस्य प्रार्थना पत्रम, मतलब कि हम अवकाशय का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। तो अवकाशय का मतलब होता है नागा। आप मान लो कभी 2-4 दिन के लिए स्कूल नहीं जाने में असमर्थ हो, नहीं जा सकते हो, तो उसको बोलते हैं अवकाशय। हमको मतलब विलंब होने वाले हैं, स्कूल हम नहीं सही से जा सकते हैं, 4 दिन हमको नागा होगा, उसके लिए हम एक प्रार्थना लिख रहे हैं। किसके पास लिख रहे हैं? तो प्रधानाचार्य के पास, हम प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सेम हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं ना विषय। मान लो कि हम लोगों के अवकाश का अवकाश यहाँ पे अवकाश के लिए लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो महाशय, जो हिंदी में भी लिखा जाता है इसमें भी लिखा जाता है। इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं हिंदी संस्कृत दोनों सेम होता है, सिर्फ अगर कुछ का चेंजिंग होता है तो मात्रा के। जैसे सेवा में लिखते हैं, यहाँ सेवायम हो गया, बस मात्रा का चेंज होता है। अगर आपको मात्रा सही से समझ में आ गया ना, टोटल मार्क्स फुल में फुल मार्क्स आने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो हम अवकाश पे लिखे हैं, थोड़ा सा हम आपको, जैसे यहाँ पे सविनय निवेदन अस्ति, मतलब सविनय निवेदन यह है कि हम लोग बोलते हैं तो सविनय निवेदन अस्ति यत मम, मतलब हमारा निवेदन यह है कि। उसके बाद आपको जिस चीज पे, जिस टॉपिक पे आपको लिखना है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि फीवर आ गया, बुखार आ गया, तो उस पे लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि इतना दिन नहीं आ सकते हैं। कहीं शादी में आपको जाना है तो शादी में लिख दीजिए, भाई पे लिखना है भाई पे लिख दीजिए, कहीं पे जाना है मतलब घूमने जाना है, जो चीज है इस डॉट डॉट के अंदर भर दीजिए। उसके बाद लिख दीजिए वातो विद्यालय आगमनतु असमर्था, मतलब इतने दिन के बीच में हम विद्यालय नहीं आ सकते, नहीं आने में असमर्थ है, नहीं आ पाऊंगा, आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखना है? अतः करके उसमें से हिंदी में भी लिखते, इसमें भी लिखेंगे। अतः श्रीमाता प्रार्थना अस्ति, मतलब प्रधानाचार्य से, मतलब श्रीमान से प्रार्थना है, आपसे प्रार्थना है, यत महानव अवकाश, मतलब हमको छुट्टी देने का, दातो अनुग्रह अंतु, मतलब कि आप कष्ट कीजिए कि हमको छुट्टी दे दीजिए ताकि हम अपना जो है काम, तो वही तो उसमें भी हम करते हैं, इसमें भी करते हैं। मान लो यहाँ पे फी के लिए बोल दे, मान लो आपको बोल दे कि आपको शुल्क माफ के लिए, तो शुल्क माफ के लिए भी वही कंडीशन होगा।
यहाँ पे आपको सिर्फ विषय में शुल्क माफ है यह लिख के आप आगे की ओर बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको शुल्क देवनम असमर्थी मम पित पित्र मतलब पिताजी मतलब सही से किसान है, मतलब इस तरह से आप उसको कवर करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आपको लास्ट टॉपिक क्या लिखना है, भवातम शिष्य या शिष्या। आप अगर लड़का हो तो शिष्य लिखो, आप लड़का हो तो शिष्य लिखो और लड़की हो तो शिष्या लिखो। उसके बाद मान लो मेरा नाम जवाहर कुमार है तो हमने यहाँ पे लिख दिया नाम जवाहर कुमार। वर्ग दसम, दसम क्यों लिखे, आप लोग क्या करते, 10वां के लिए लिख रहे हैं संस्कृत तो 10वां के लिए आप यहाँ पे 10 लिख देते तो अच्छा है, इस तरह से भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संस्कृत लिख रहे हैं तो दसम लिखेंगे तो सबसे बेस्ट होगा। अनुक्रमक का मतलब होता है रोल नंबर, जो मेरा रोल नंबर 1 है इसलिए हमने यहाँ पे रोल नंबर 1 आपको डाल दिया है। तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, प्रधानाचार्य के पास पत्र है। अगर प्रधानाचार्य के पास बोला तो प्रधानाचार्य, अगर आपको पत्र में भ्राता, भ्राता का मतलब होता है भाई, बहन का में दे दे भाई बहन पिता माता, तो सेम वही कंडीशन यहाँ शिवायम नहीं होगा, प्रिय हो जाएगा, प्रिय। अब यहाँ पे प्रियम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप अच्छा से इसको कवर कर सकते हो, बढ़िया से लिख सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप चाहो जिस तरह से चाहोगे उस तरह से लिख के अपना फुल में फुल मार्क्स, बताओ इतना लिखोगे अगर वो 4 नंबर दे सकते हैं, कोई भी टीचर हो 4 4.5 है आपको कि बढ़िया से आप लिख दोगे तो 5 भी नंबर मिलने वाला है। फुल में फुल टोटल मार्क्स 15 नंबर का आएगा, तो 15 नंबर आपको कंफर्म हमने करवा दिया। उसके बाद 30 नंबर आपको गधांश से मिलने वाला है, 30 नंबर गधांश से मिलने वाला। आप बताओ, आप खुद सोचो, 30 नंबर आपको गधांश लिखने आता होगा, नहीं लिखने आता होगा तो उसको आप समझ लीजिए, हम आपको इस वीडियो में शॉर्ट थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं, उससे गधांश बनाइएगा। गधांश चाहे आपको फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, इस तरह से आपको जो क्वेश्चन देता है, तो चाहे आंसर ऊपर से होता है, चाहे मान लो यहाँ पे मान लो कि ये गधांश का टॉपिक है, ठीक है, आपको समझाने के लिए हम इस भारत देश पर निबंध जो लिखे हैं इसको हम आपको गधांश के रूप में करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गधांश भी इसी तरह से रहता है। अब इसके आंसर जो खोजा जाता है किस तरह से खोजा जाता है, तो आप एक बार जब 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिलेगा, जब आपको 15 मिनट पहले कॉपी मिलेगा तो आप इसको एक बार गधांश को पढ़ लीजिएगा। नहीं मान लीजिए उसमें ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कीजिए, जरूरी नहीं है कि आप इसको गधांश को पढ़िए। आप ऑब्जेक्टिव करने के बाद जब गधांश बनाने जाइएगा तो सिर्फ एक बार पूरा गधांश को पढ़िएगा। मेन ये बच्चा क्या करता है ना, कोई भी छोटा बच्चा, और मतलब कि आप लोग 10th के एग्जाम देने गए हो लेकिन आपको पता नहीं कि गधांश लिखे कैसे, तो सबसे ज्यादा गधांश में ही टाइम लगा देते हो। आपका एग्जाम है 3 घंटा 15 मिनट का, जो कि आपको 1 घंटा 15 मिनट तो शायद एग्जाम में आपको एथी के लिए दे दिया जाता है, ओमआर सीट भरने के लिए। जब ओमआर सीट भर लेते हो, दे देते हो, तो आप गधांश खोजने में सिर्फ 45 मिनट से 50 मिनट तक लगा देते हो। अब बताओ, आप 45 से 50 मिनट सिर्फ गधांश में लगाओगे तो कैसे चलेगा, जो कि गधांश सिर्फ अगर चाहोगे तो 20 मिनट में दोनों गधांश, मतलब 20 मिनट में 30 नंबर का आराम से कवर कर सकते हो। वो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। तो तरीका है क्या, तो मान लो आपको गधांश दिया है, सिर्फ 2 मिनट लगेगा पूरा गधांश, दोनों गधांश को पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट। अब उसका आंसर जो होता है ना, चाहे गधांश में ऊपर से आंसर मिले चाहे गधांश में नीचे से, यही चीज होता है मेन ट्रिक। अब बच्चा उसको एक एक अक्षर खोजने लगता है, कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या है, नहीं, आप चाहे गधांश का ऊपर से आंसर होगा चाहे गधांश का नीचे से, आप एक बार पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर पहला का ऊपर से आंसर मिला तो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अब जो होगा उसके नीचे ही आंसर होने वाला, ऊपर अब आंसर नहीं होगा। यही चीज रूल होता है। और उसको नीचे देखिए कि हाँ नीचे जस्ट बगल में ही मिलता है, दूर भी नहीं देखने का जरूरत पड़ता। मान लो कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि भारतम नाम अस्ति, मतलब भारत का क्या क्या नाम है,
तो यहाँ पे हिंदुस्तान, हिंद, इंडिया हो गया। तो इसके बाद अगर पूछेगा कि भारत के पूरब में क्या है, तो हम ऊपर नहीं पढ़ेंगे, ऊपर नहीं, उसके नीचे जहाँ पे आंसर खत्म, यहाँ पे आंसर खत्म होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर, और उसके बाद ही पूरब वाला मिल जाएगा। यही होता है मेन ट्रिक खोजने का। जब इस तरह से आप खोजना शुरू कर दोगे गधांस, 20 मिनट में टोटल क्वेश्चन कंप्लीट। 20 मिनट ही आपको काफी है टोटल क्वेश्चन बनाने के लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ गधांस अब हम अच्छा से बना लेंगे, अच्छा से कवर कर लेंगे। तो आपका गधांस कंप्लीट करवा दिए हम। गधांस बनाने का तरीका जो है हम आपको बता दिए, निबंध का बता दिए, पत्र का बता दिए। अब आपको बताते हैं 6 नंबर का जो आपको देता है से मतलब कि हिंदी संस्कृत के हिंदी करने के लिए। जैसे कि आपको पता है मैं जाता हूं, अब मैं जाता हूं इस तरह से, चाहे राम उसका भाई है चाहे ऐसे, तो मैं तब क्या होता है, अहम गच्छामि, गच्छामि। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ क्या, अब गच्छामि जो होता है अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि चीज होता क्या है। अब गच्छ का मतलब होता है जाना, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको हम एक वीडियो के अंतर्गत बताएंगे, लेकिन जो पुराने वाले स्टूडेंट है, जो जिसका एग्जाम है, उसको नया वीडियो आने वाला है, उसको देख लीजिएगा। वरना आप आज हम मतलब जो रिलीज कर रहे हैं उसको मतलब आप समझ लीजिएगा। नहीं मान लो यहाँ पे आपको जाता कि मीनिंग नहीं पता है, तो यहाँ पे आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन नहीं लिखने से बेटर है कुछ लिख दो। आपको नहीं लिखने से बेटर क्या है, कुछ लिख दो। तो अहम आपको पता है, जाता का पता नहीं, तो अहम गच्छामि बेटर रहेगा, नहीं तो जाता हूँ ऐसे करके जाता अहम ऐसे कुछ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको पता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ 10th क्लास के सब्जेक्टिव जो 16 नंबर को आपको मिलेगा, जो 16 नंबर के क्वेश्चन से मिलता है, जो आपको 16 नंबर के मिलता है क्वेश्चन से। अब 16 नंबर के जो क्वेश्चन मिलता है बुक से मिलता है। जैसे कि संस्कृत का पहला चैप्टर का नाम है मंगलम, संस्कृत का पहला चैप्टर का नाम है मंगलम। अब संस्कृत के पहला चैप्टर का नाम है मंगलम, इस चैप्टर से मतलब आपको जो अभी हम बताने जा रहे हैं 16 नंबर के लिए, तो 16 नंबर आपको सब्जेक्टिव से आएगा। बात को समझिएगा, 16 नंबर आपको सब्जेक्टिव से आएगा। बाकी जो है लगभग 20 से 25 नंबर, 20 से 25 नंबर ऑब्जेक्टिव से आने वाला है। सिर्फ हम जिसको आपको बताएंगे उस हिसाब से। तो हम आपको बताना शुरू करते हैं। तो 16 नंबर आपको सब्जेक्टिव से आएगा। तो जैसे पहला संस्कृत का पहला चैप्टर का काची नाम है मंगलम। अब मंगलम पाठ में किसके बारे में वर्णन किया गया, तो मंगलम पाठ में ये सत्य के बारे में वर्णन किया गया। सच्चा होना चाहिए, ईमानदारी मतलब आदमी को अच्छा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। मंगलम पाठ में 5 श्लोक है, आपको याद होना चाहिए। मंगलम पाठ में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मंगलम पाठ में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 5 है। अब मंगलम पाठ में 5 श्लोकों की संख्या है। तो पहला जो है ईसा उपनिषद से लिया गया, आपको पता होना चाहिए कि ईसा उपनिषद से लिया गया है। इसी तरह से अब दूसरा उपनिषद का है तो केशव उपनिषद से लिया गया, तीसरा मुंडक उपनिषद से लिया गया है, चौथा भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और पांचवा जो है आपको दूसरा कठोर उपनिषद से लिया गया है, और पांचवा जो है श्वेतांश उपनिषद से लिया गया है। तो मतलब कहने का मतलब 5 उपनिषद आपको पता हो गया कि 5 उपनिषद से लिया है, 4 उपनिषद से लिया गया है और 5 श्लोक है। तो मंगलम पाठ में कितने श्लोक है, आपको 5 गो श्लोक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मंगलम पाठ में कितने श्लोक है, 5 है। किसके ऊपर वर्णन किया गया है, सत्य के बारे में बताया गया। हम लोगों को सच्चाई ईमानदारी पूर्वक रहना चाहिए। और क्या उसमें गीता में क्या लिखा गया, तो गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं सत्य सिर्फ केवल मैं हूँ, बाकी जो पूरा दुनिया है क्या चीज है, असत्य है। अब आपको आराम से मंगलम पाठ में बोला जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि मंगलम पाठ के बारे में वर्णन करें तो चाहे 5 वाक्यों में लिखे तो आप लिख सकते हो
कि मंगलम पाठ में 5 गो श्लोक है। इस श्लोक में पहला उपनिषद ईशान उपनिषद से लिया गया, दूसरा कठोर उपनिषद से, तीसरा मुंडक उपनिषद से, चौथा मुंडक उपनिषद से, और पांचवा श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। और 5 श्लोक जो है उसको मतलब आपको इसमें सत्य के बारे में वर्णन किया गया है। सत्य के सिर्फ कृष्ण ही बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, गीता में कृष्ण बोले हैं कि सत्य केवल मैं हूँ, बाकी सारी दुनिया जो है असत्य है। अब आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग पर आते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 हमारा है पाटलिपुत्र वैभव। चैप्टर नंबर 2 क्या है? संस्कृत में पाटलिपुत्र वैभव। और पाटलिपुत्र वैभव में पटना के बारे में वर्णन किया गया है। पटना का पूरा नाम पश्चिम कुसुमपुर है, कुसुमपुर है, पुष्पुर है। तो आपको पता पूछेगा पाटलिपुत्र का पुराना नाम, तो कुसुमपुर पुष्पपुर है। पटना की रक्षा करने वाली देवी के नाम पटन देवी है। अब आपको पूछेगा पटना में कौन कौन विदेशी यात्री आए थे? तो फहान आए थे, मेगास्थनीस आए थे, चाउन ऐसे कुछ नाम था, फहान, मेगास्थनीस और चाणक्य, ये तीनों चारों आए थे। उसके बाद आपको पूछेगा कि मतलब कि पटना के घूमने वाला जगह के, तो गोल गृह में, जैविक उद्यान में, संग्रहालय, मतलब उच्च न्यायालय, मतलब इस तरह से आपको घूमने वाले जगह के नाम पर लिख सकते हो। तो पाटलिपुत्र में मतलब अब आपको पहले पुष्पपुर का है नाम पड़ा, तो पुष्पपुर को शायद पटना में सब पहले पुष्प की खेती होती थी, इसलिए पटना को पुष्पपुर के नाम से प्रचलित हो गया। पटना किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना में कौन उत्सव? पाटलिपुत्र में पूरे शीत ऋतु में कौन सा उत्सव मनाया जाता था? तो कौमुदी उत्सव मनाया जाता था। तो इस तरह से आपको पाटलिपुत्र के बारे में हो गया। अब आपको हम चैप्टर नंबर 3 पे जाते हैं, आलस कथा। आलस कथा बहुत ज्यादा प्रचलित चैप्टर है। आलस कथा से क्वेश्चन पक्का आपको 1 या 2 क्वेश्चन दे ही देता है। पाटलिपुत्र से भी 1 क्वेश्चन देता है और मंगलम पाठ से भी क्वेश्चन देता है। तो आपको आलस कथा पढ़ते हैं। आलस कथा पाठ में अब अगर आलसियों से क्या शिक्षा मिलती है? तो आलसियों से शिक्षा मिलती है कि आलस जो है हम लोगों का, मानव का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस नहीं करना चाहिए और आलस से मतलब हम लोगों के सबसे बड़ा दुश्मन है। और उसमें बृहस्पति नाम के एक मंत्री होता है, बृहस्पति नाम के मंत्री होता है जो मिथिला के मंत्री होता है। कहाँ के मंत्री होता है? मिथिला के एक मंत्री होता है जिसका नाम बृहस्पति होता है। और बृहस्पति आलसियों को, विधवाओं को, अनाथों को खाना पीना देता था, वस्त्र कपड़ा लता देता था आलसियों को भी। अब उसमें आलसी उनके मंत्री के जो सहपाठी थे, कर्मचारी थे, जो उनके काम करते थे, उनके बारे काम करते थे, तो उनको धीरे धीरे देखा कि बहुत सारे आलसी आने लगे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मंत्री जी तो बोले, बृहस्पति जो बोले थे, बृहस्पति बोले थे कि सिर्फ उसी को खाना पानी देना है जो आलसी हो। अब उसमें बहुत सारा लोग देखा कि फ्री में मिल रहा है, चलो खा लेते हैं, और खाने आना शुरू कर दिया। तो जब मंत्री जी आए, मंत्री जी बोले मतलब मंत्री जी के थी जो सोचा कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, मंत्री जी के साथ गलत कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि आलसियों की क्यों ना परीक्षा लिया जाए। और आलसशाला में आग किसने लगे? तो बृहस्पति के कर्मचारी, याद रखिएगा, बृहस्पति के कर्मचारी ने आलसशाला में आग लगा दिया आलसियों को परीक्षा के लिए। अब आलसियों को परीक्षा के लिए तो उसमें जो धूर्त लोग थे, धूर्त का मतलब होता है जो नाटक करके आलस बन के आए थे, तो वो आलसियों को परीक्षा के लिए भाग जाते हैं। और बाकी जो बचे हैं, बाकी जो आलसी उसमें 4 आलसी बच जाता है। उसमें कितना आलसी बच जाता है याद रखिएगा, 4 आलसी। अब उस 4 आलसी में पहला जो आलसी बोलता है, ये भी याद रखिएगा, पहला आलसी जो बोलता है कि मतलब ये शोर हल्ला कैसा है, तो दूसरा आलसी बोलता है कि ये लगता है कि इस आलस में आग लग गई। पहला आलसी ये हल्ला कैसा है, दूसरा लगता है इसमें आग लग गई, तीसरा बोलता है कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस आग को बुझा सके, इसमें भीगा हुआ चटाई डाल सके, और चौथा बोलता है चुप बातूनी, कितना बोलता है तू सब, मतलब चुप कराता है। और वो सब चद्दर में मुंह डाले हुए होता है। लास्ट में जब देखा जाता है कि अब ये सब जल के भस्म हो जाएगा, मतलब टाटी ये सब गिरने लगता है,
तो लास्ट में उसको बाल पकड़ के चारों आलसियों को बाहर निकाला जाता है। याद रखिएगा, क्या चीज पकड़ के बाहर निकाला जाता है? तो बाल पकड़ के आलसियों को बाहर निकाला जाता है और उसको मंत्री द्वारा और विशेष जो है खान पान मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि आलसियों आलस कथा में अच्छा से आपको कवर हो जाएगा। अब आलस कथा के बारे में आपसे पूछेगा तो आप अच्छा से उसको बता सकते हो कि आलसी पहला आप फिर से हम समझाते हैं। आलस हमारे लिए सबसे बड़ा, मानव के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इतना तक। उसके बाद आलसियों को कैसे निकाला गया बाहर? आलसशाला से कैसे बाहर निकाला गया? झोटा पकड़ के। और उसके बाद आलसशाला में मतलब कि कौन भाग गया? आलसशाला से आग लगने पर कौन भाग गया? ध्रुत लोग का मतलब होता है जो आपको मतलब कि जो झूठों का नाटक करके आलसी बना हो। उसके बाद आलसियों का बात क्या था? आलस का बात क्या था? तो आलस का बात था, पहला आलस के बाद था कि बोलता है कि मतलब ये शोर कैसा है। दूसरा आलस क्या बोलता है? दूसरा आलस बोलता है कि लगता है कि आग लग गया। तीसरा आलस क्या बोलता है? तीसरा बोलता है कि इस आलस कोई धर्मात्मा पुरुष नहीं है जो इसको बचा सके, इसका कर सके। और चौथा बोलता है कि चुप बातों नहीं। कितना बोलता है? तो धन्यवाद। हम आपको और नेक्स्ट वीडियो में टोटल क्वेश्चन बताने वाले हैं।